मैं बस खामोशी से इसके लिए दरवाजा खोलकर चुपचाप बैठा रहूंगा और जब वो नदामत जाहिर करते हुए धीमे लहजे में कहेगी, कबीर माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तब भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और खामोश बैठकर कार ड्राइव करता रहूंगा, इसकी जानिब देखूंगा भी नहीं। दिल ना देखने की बात पर एहतजाज किया। इसने जल्दी से अपनी सोच की तरदीद की। सीधा तो नहीं, अलबत्ता शीशे में चोरी चोरी इसके चेहरे पर निगाह डाल लूंगा, इसे मिन्नतें करने दूंगा और वहां से इसे सीधा साहिल समंदर पर ले जाऊंगा। कार से उतरकर मैं इसकी तरफ तवज्जो किए बगैर रेत पर आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे भागेगी और फिर पाँव में मोच आने पर नीचे गिर जाएगी। दिल ने वावेला किया, पाँव में मोच नहीं आना चाहिए, इसे दर्द होगा, वो नाजुक सी गुड़िया कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है, ठीक, वो मोच आने का बहाना तो कर सकती है ना, बस तय हो गया, वो मोच आने का बहाना करेगी और मैं भाग कर इसे बाजुओं में भरकर सीने से लगा लूंगा। वो मेरे गले में बाजू डाल कर कहेगी, प्लीज माफ कर दो ना, नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। और मैं मुस्कुराते हुए पूछूंगा, आइंदा ऐसा करोगी? वो मेरे कंधे पर सर रखकर कहेगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं, बस इस दफा माफ कर दो। मैं फौरन उसे माफ कर दूंगा और जब लोग घर लौट कर आएंगे तो ख्वाबगाह की हालत देखते ही वो सर पीट लेगी और जल्दी जल्दी तमाम सामान को तरतीब से रखना शुरू कर देगी। तब मैं सोफे पर बैठकर इसकी हालत पर जोर जोर से हंसूंगा। सारा सामान तरतीब से रखकर जब वो शराब की खाली बोतलों को देखेगी तो खूब लड़ेगी, मगर मैं भी साफ कह दूंगा कि ये सब तुम्हारा किया जा रहा है, ना तुम दूर जाने का सोचती ना मुझे ऐसा करना पड़ता। सारा मंसूबा सोचते हुए इसने स्क्रीन रोशन करने वाला बटन दबाया और शेख चिली के सर पर रखा अंडों का टोकरा धड़ाम से नीचे जा गिरा। अजीम के नंबर से मिस कॉल आई हुई थी। गहरा सांस लेकर इसने सोफे की पुश से टेक लगा ली। कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, ना कॉल वसूल करूंगा, ना इसका भेजा पैगाम पढ़ूंगा, और अगर वो खुद यहाँ आ गई तो राहत खाला को कहकर इसे घर से निकाल दूंगा। बेशक रोती रहे, इसे मालूम नहीं कि कबीर दादा कितना सख्त दिल है। मुझे लड़कियों की क्या परवाह, जितनी चाहे तनावशें इकट्ठी कर लूं, कल की छोकरी मुझसे टकराने चली है हूँ। इसे तंजिया हुनकारा भरा और एकदम अपने हाथों पर माथा टेक दिया। इसे लगा आंखों में पानी जमा हो रहा था। अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ही खींच रहे थे, कितनी प्यारी लग रही हूँ। इसके कानों में जैसे किसी ने सरगोशी की थी। इसने फौरन तस्वीरों वाला फोल्डर खोल लिया। वो हंसते हुए इसकी तरफ देख रही थी। एक तस्वीर में वो जबान निकाल कर इसे चिढ़ा रही थी, एक में इसने दोनों आंखें सख्ती से मीची हुई थी। दो तीन तस्वीरों में वो संजीदा नजर आने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी रोशन मुस्कुराती आंखें झूठी संजीदगी का राज अफशा कर रही थी। नहीं चाहिए तुम्हारी तस्वीरें, सारी की सारी डिलीट कर दूंगा। उससे मैं वो इसकी करने के गर्ज से सिलेक्ट करने लगा। तमाम तस्वीरें मार करके इसने डिलीट के ऑप्शन की तरफ उंगली बढ़ाई, मगर इसे जमाने की हिम्मत न कर सका। इसकी समातों में तनावुश की सरगोशी गूंजी, मेरी तस्वीर को मोबाइल फोन से तो मिटा दोगे, मगर दिल में नक्श तस्वीर को कैसे खींचोगे? इसने मोबाइल फोन हाथ से रख दिया। मुझे मालूम तो करना चाहिए आखिर इसने ऐसा क्यों किया। वो तो मेरी जुदाई से डरती थी, मेरे तलाक देने से खौफ खाती थी। किसी दूसरी लड़की के मेरे करीब आने पर इसका सांस रुकने लगता था। अब क्या हुआ? क्या अब मेरी जुदाई काबिल बर्दाश्त हो गई? ये पूछना तो बनता है। इससे मजीद सब्र ना हो सका और इंटरकॉम रिसीवर उठाकर चौकीदार को कल वाला हुक्म दोहराने लगा। घड़ी की सुइयां 3 के हिस्से को छू रही थी। यकीनन गहरी नींद में होगी। ये जाने बगैर के कोई किस शिद्दत से इसे याद कर रहा है। क्या पता तरस खाकर मेरे साथ चली आए। इसे यूं लगा जिसे तनाव से मोहब्बत की भीख मांगने जा रहा है। इसकी अना खुददारी और बड़ी शख्सियत होने के इल्जाम की इमारत धड़ाम से जमीन बोस हो गई थी। वो छोकरी जो कल तक इसकी नजर करम की मोहताज रहा करती थी, आज आसमान की बुलंदियों को छूती हुई कोई ऐसी मलका लग रही थी जिस तक इसकी रसाई ही मुमकिन न हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कबीर दादा हो, एक बहुत बड़े गैंग के सरबराह। तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है? इससे कई गुना खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां तुम्हें मिल सकती हैं, फिर इसके सामने झुकने की तजवीर क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? तनाव से तनफर हो करने वाली एक तल्ख सोच इसके दिमाग में उभरी, मगर दिल हम ठोक कर मैदान में आ गया। इससे बेहतर तो क्या इस जैसी दूसरी भी अल्लाह पाक ने नहीं बनाई, फिर कोई कैसे इसकी जगह संभाल सकता है? और बिलफर्ज इस जैसे की सूरत किसी को मिल भी गई हो तो क्या वो इसकी तरह शौक चंचल अदाओं वाली भी होगी? वैसे ही खिदमत करने का फन जानती होगी, इतना ही ख्याल रखने वाली होगी? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नफी में था। वो पाँव में हवाई चप्पल डालता हुआ खड़ा हो गया। इसका दिल शिद्दत से तनावुश को देखने, इससे बात करने की ख्वाहिश में मचल रहा था, जिससे इसे ना देखने पर इसे मौत ही तो आ जाएगी। बाहर निकल कर वो अपने ध्यान में ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। अचानक इसके कानों में पाशा की आवाज गूंजी, मैं करूंगा। कबीर दादा सजदा रह गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, इस कोठी में एक कमरा अभी तक मेरे सामान से आटा पड़ा है और वहाँ रात गुजारने के लिए यकीनन मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है।
तुम जाओ आराम करो। पाशा ने मायने खेज लहजे में पूछा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं, तुम जाकर आराम करो। पाशा ने नफी में सर हिलाया। मेरे साथ आपको सहूलत देगा। मैं बस इससे इतना पूछूंगा कि यहाँ क्या तकलीफ थी और कोई ताना नहीं दूंगा, ना गुस्सा करूंगा, बस मुख्तसर सी बात करके वापस आ जाऊंगा। वो पाशा के सामने यूं सफाई देने लगा जैसे वो इसका बड़ा ही तो हो। 2 टके की लड़की के दरवाजे पर कबीर दादा रात के 3 बजे मोहब्बत की भीख मांगने जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस इसे थोड़ी सी बात करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। मेरे दिल में एक फांस अटकी हुई है, वो इससे बात करके निकल जाएगी। क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? क्या मेरी जात की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं? क्या मेरे वादे, मेरे अल्फाज की आपके नजदीक कोई दिक्कत नहीं? पाशा जज्बाती हो गया था। ऐसी बात नहीं है यार, तुम बात को गलत रुख दे रहे हो। कबीर दादा इसकी बात सुनकर खफीफ हो गया था। जानता हूँ वो आपको प्यारी लगती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस धोखेबाज की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपने मुकाम ही को फरामोश कर दे। आप बस वक्ती पसंदीदगी को मोहब्बत समझने की गलती कर रहे हैं और बिलफर्ज आप इससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तब भी मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि महबूब की मर्जी पर राजी रहा जाए। वो दूर जाकर खुश है तो आप इसे क्यों खुश नहीं रहने देते? यकीन माने वो आपको देखकर घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, वो डरती है आपसे। आप इसकी जिंदगी नजर में एक गैंगस्टर है, एक कातिल, शराबी और बदकिरदार शख्स है। पहले वो दौलत और ऐशो आराम की लालच में यहाँ टिकी थी, अब इसे ये सब कुछ आपके बगैर मुयस्सर हो गया है, इसलिए इसे किसी गुंडे मवाली की जरूरत बाकी नहीं रही। एक गहरा सांस लेते हुए ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठता हुआ बोला, बैठो। पाशा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। कहाँ जाना है? इसने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा। साहिल समंदर पर चलो। कबीर दादा ने सीट से टेक लगाते हुए आंखें बंद की और वो उद्यम से इसकी आंखों के सामने आ कूदी। वो जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगा। आंखें बंद करना भी इसके लिए कारेदार बन गया था। दिल ने मतऊन किया, काश मैंने पाशा को ये ना कहा होता कि इसे मुंह मांगी रकम वगैरह देकर मेरी जिंदगी से दूर कर दे। दिमाग ने पूछा, तो क्या सारी जिंदगी धोखेबाज की झूठी मोहब्बत में डूबे रहते? क्या फर्क पड़ता है इसकी झूठी या सच्ची मोहब्बत से, जब इंसान को दूसरे के दिल का हाल मालूम ही ना हो। भले वो ऐशो आराम की वजह से मुझ पर नाज़ो अता की बारिश करती, मुझे आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिरने से। दिल का एहतजाज जारी रहा। क्या सोच रहे हैं दादा? पाशा इसकी सोचों में मुखल हुआ। कुछ नहीं यार, बस हैरान हो रहा हूँ कि कोई इतनी अच्छी दयाकारी भी कर सकता है। औरत जात को मालिक ने जिस्मानी तौर पर कमजोर जरूर बनाया, मगर इस कमजोरी के बदले इसे मक्कारी की ऐसी सिफत अता कर दी जो मर्द की ताकत से कई गुना ज्यादा पुरअसर है। औरत को अपने एहसास छुपाने में बला की महारत है। ये जात झूठी मोहब्बत के इजहार भी सफाई से कर दी कि मुखालिफिन को यकीन करना ही पड़ता है, और जब तक इसे हकीकत का इदराक होता है वो सर तापा इस मक्कार के इश्क में डूब चुका होता है। अब इसका इंहिसार औरत की तरजीहात पर होता है कि इसका फायदा मुतासिर मर्द के सामने रहने में है या दूर होने में। अगर तो इसके साथ रहने में फायदा हो तो वो ये ड्रामा जारी रखती, इसके पास होने की सूरत में बेचारे के कदमों से 1 मिनट में जमीन खींच लेती। आप शुक्र करें कि बरवक्त मुझे सारी बात बता दी और इसकी झूठी मोहब्बत का राज फाश हो गया, और न जिंदगी के किसी और मौके पर आपको कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। कबीर दादा के दिमाग में तरस सोच उभरी। मुझे तो हालिया नुकसान भी नाकाबिल तलाफी ही लग रहा है, मगर मुंह से वो इकरार भी नहीं कर सका था। यहाँ खाना खाएंगे? कल वाले होटल के सामने गुजरते हुए इसने पाशा को मुतला किया और उसने सर हिलाते हुए कार होटल की पार्किंग में मोड़ दी। वो मेज आज भी खाली पड़ी थी जहाँ इसने गुज़श्ता रात तनावुश के साथ बैठकर खाना खाया था। वो पाशा को लेकर इसी मेज की तरफ बढ़ गया। निश्चित संभालते हुए पाशा बोला, मेरा ख्याल है आप खाना नहीं खा सकेंगे। सही है, इसने इस्बात में सर हिला दिया। तो क्या मंगवाऊं? पाशा मेन्यू कार्ड खोलकर देखने लगा। कुछ भी, मुख्तसरन कहते हुए वो शीशे का जग उठाकर ग्लास में पानी उंडेलने लगा। ग्लास मुंह से लगाते हुए इसके दिमाग में तनावुश की मधुर आवाज गूंजी, कोई ऐसी चीज जो आप अपने हाथों से मुझे खिला सके। वो ख्यालों ही ख्यालों में इससे मुखातिब वो, आ जाओ ना, हमेशा अपने हाथों से खिलाया करूंगा। इसका जवाब इसे सुनाई दिया था। यकीनन अब कबीर दादा की बात इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। मेरे के आने तक वो खामोश बैठा रहा। पाशा ने भी इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। डेरे ने खाना लाकर इनके सामने रखा। पाशा को भी खाते देखकर वो पूछने लगा, तुमने भी नहीं खाया था? जी कहकर पाशा खाने को जुड़ गया। कबीर दादा ने चंद निवालों के बाद हाथ खींच लिया था, मगर पाशा ने खूब डट कर खाया था। होटल से निकलकर वो पाशा के साथ साहिल पर आ गया। रेत पर नंगे पांव घूमते वो बेख्तियार होकर पाशा को गुज़श्ता शब की बातें बताने लगा। तनावुश का पाँव में मोच आने का बहाना सुनाते हुए वो हंस पड़ा था। इसकी बात के अख्तिताम पर पाशा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा,
मर्द को फांसने और इसके दिल में जगह बनाने के हजारों लाखों गुर ये माँ के पेट से सीख कर निकलती हैं। कबीर दादा ने इसकी बात पर तबसरा करने की जरूरत नहीं की थी। सूरज तुलू होने तक वो वहीं घूमते रहे, फिर कबीर दादा के कहने पर वापस लौट आए। यूं हंगामी तौर पर क्यों बुलाया है? बहुत अहम काम छोड़ कर आया हूँ। नौशाद आफरीदी बोतल से विस्की उंडेलने लगा। एसपी जमीर हुसैन बोला, शाह जी को आने दे, फिर बात करता हूँ। खैरियत तो है ना? नौशाद आफरीदी के लहजे में हल्की सी परेशानी दर आई थी। वही कबीर दादा वाला मामला है यार। प्लेट में पड़े कुछ फ्रूट में से किशमिश का दाना उठाकर मुंह में डालते हुए एसपी ने इसे तसल्ली दी। इसी वक्त इखलाक हुसैन सलाम कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आए शाह जी। दोनों ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। रस्मी कलमात के बाद एसपी मतलब की दो गुफ्तगू पर आ गया। तुम दोनों तो इस दिन के बाद अपने मंसूबे को भूल ही गए हो, लेकिन मैं मुसलसल इसी काम में जुटा हूँ। तो शायद आफरीदी ने कहा, भूल नहीं गए, अपने लीडर पर मुकम्मल एतमाद है। एसपी ने तफसील बताते हुए कहा, बहरहाल ताज़ा तरीन खबर ये कि आज हफ्ता है और खुशकिस्मती से वो रकेल कल से अपने घर में मौजूद है। शायद शाम तक घर ही में रहे। हमने असर के वक्त इसे अगवा करना है। अगर इससे पहले इसने घर जाने की कोशिश की तो इसी वक्त उठवा लेंगे। इखलाक हुसैन ने पूछा, बाकी के इंतजाम तो मुकम्मल है ना? एसपी ने अजबात में सर हिलाया। हाँ, सारा इंतजाम हो गया है। तो शाद ने पूछा, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? आप दोनों ने फसीहुद्दीन के नंबर 2 तैमूर अली को काबू में करना होगा। ये ना हो फसीहुद्दीन की मौत के बाद एक नया हंगामा खड़ा हो जाए और असल मामला दरमियान ही में रह जाए। एसपी ने याद दहानी कराई। इखलाक हुसैन ने तफसील बताते हुए कहा, आज नौशाद आफरीदी के यहाँ एक तकरीब रखेंगे। इसमें तैमूर अली भी खुसूसी तौर पर मदऊ होगा। पाशा और काशिफ राजूर को भी बुलाएंगे। सिर्फ कबीर दावत को दावत नहीं दी जाएगी, क्योंकि नौशाद आफरीदी और इसकी अनबन कोई ढकी छुपी नहीं है। और फिर फसीहुद्दीन की मौत की खबर मुझे वहीं पर मिलेगी, जैसे फौरन तैमूर अली और पाशा वगैरह के सामने बयान कर दूंगा। इसके साथ ही मैं और नौशाद मिलकर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। यकीनन पाशा और काशिफ राजपूत ही हमारे साथ देंगे। इस तरह ये इत्तला बर वक्त तमाम गैंग के सरबराहों के पास भी पहुंच जाएगी। जबरदस्त, एसपी ने तहसीन अमेज अंदाज में कहा। यकीनन तकलीफ में मेरी हाजिरी भी लाजमी होना चाहिए, नहीं तुम्हें मंसूबे की तकमील की तरफ ध्यान देना होगा। इखलाक हुसैन ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, एसपी ने इसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक किया था। सुबह की नमाज पढ़कर इसे नींद आ गई थी। वो दिन चढ़े तक सोती रही, यहाँ तक कि धूप ने इसे सहन से उठकर कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कमरे में से नींद ना आ सकी। बुशरा ने अंदर झांका और इसे छत की कड़ियों को घूरते देखकर कहने लगी, अब उठकर नाश्ता कर लो। जी माँ जी। वो उठकर मुंह हाथ धोने चल दी। बुशरा ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था। हम जितना भी हो, इंसान अपने जिस्म की जरूरियात से मुसलसल आंखें बंद करके नहीं रह सकता। इसे भी ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत खाने की हाजत हो रही थी। चाय के साथ इसने पराठे के चंद निवाले लिए। इसके बाद माँ के मना करने के बावजूद वो घर के कामों में जुट गई। फारिग लेटने से दिमाग में अजीब व गरीब ख्यालात चकराने लगते थे। 12 बजे के करीब इसे पाशा की कॉल वसूल हुई। वो इसे घर के दरवाजे पर बुला रहा था। अंदर आए ना भैया। इसने दरवाजा खोलते हुए इसे अंदर आने की दावत दी। इस वक्त जल्दी में हूँ, बस तुम्हें ये देने आया था। इसने छोटा सा डब्बा तनावुश की जाने बढ़ाया। ये क्या है? तनावुश ने डब्बा पकड़ लिया। मोबाइल फोन है। मैं इसका क्या करूँगी भैया? इसने डब्बा पाशा की जानिब वापस बढ़ाया। इसमें कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोस मैंने भर दी हैं। अगर नहीं चाहिए तो वापस रख लेता हूँ। अभी तक पाशा ने डब्बा वापस लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। शुक्रिया भैया। इसे खफीफ अंदाज में सर झुका लिया। पाशा ने कार में बैठते हुए पूछा, तो माँ जी से मशवरा लिया? हाँ, पूछा था। थोड़ी देर तक अम्मी जान मौलवी साहब से मशवरा करने जाएंगी। मैं इंशाल्लाह रात को कॉल करके बता दूंगी। और पाशा हाथ लहराते हुए रुखसत हो गया। वो कमरे की तरफ बढ़ गई। कौन था बेटी? आयशा गुसलखाने में बैठी कपड़े धो रही थी। वहीं से इसने आवाज दी। पाशा भाई थे, माँ जी जाने के बारे में पूछने आए थे। वो रुके बगैर कमरे में घुस गई। चाय प्यार पे बैठकर इसने सराह से डब्बा खोला और कीमती सेल फोन बाहर निकाल लिया। अगले चंद सेकंड में वो कबीर दादा की तस्वीर देख रही थी। इसमें कबीर दादा की वर्जिश और तरबियत वगैरह की काफी वीडियोस पाशा ने भर दी थी। वो बारी बारी तमाम को देखती रही। किसी में कबीर दादा पिंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था, किसी में खाली हाथ लड़ाई के मुख्तलिफ पोज बना रहा था। एक वीडियो में कबीर दादा इसे एक लंबे तरंगे और मोटे ताजे हबशी देवनुमा शख्स के साथ भी नजर आया। इसके साथ कबीर दादा भी छोटा बच्चा नजर आ रहा था और इससे आती करते हुए
कबीर दादा का लहजा काफी मौजवाना लगा था। इसे आयशा ने अंदर दाखिल होते ही पूछा, वाह जी, ये मोबाइल कब खरीद लिया? अभी पाशा भाई देकर गए हैं। तुमने कहा था इनसे कोई तोहफा वगैरह नहीं लोगी। माँ ने इसे मतून किया, इसमें इनकी तस्वीर है माँ जी। तो क्या? तो ये कि मुझे अपने भैया ने दिया है। इसने एयरफोन कानों में लगाते हुए गोया ऐलान किया था कि वो माँ की मजीद नसीहत नहीं सुनना चाहती। आयशा हंसते हुए बाहर निकल गई। जोहर की नमाज पढ़कर माँ ने पूछा, बेटी मौलवी साहब के घर चलोगी? आप हो आए माँ जी, मैं शायद मौलवी साहब का सामना ना कर पाऊँ। नमाज पढ़कर वो दोबारा मोबाइल फोन लेकर बैठ गई थी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम दरवाजा कुंडी कर दो। वो सर हिलाते हुए माँ के पीछे बढ़ गई। माँ के बाहर निकलते ही इसने दरवाजा कुंडी किया और फिर चारपाई पर आन लेटी। अपनी दिलचस्प नजरों से दूर कबीर दादा को चंद इंच के फासले पर मुसलसल देखना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर इस मोबाइल फोन में कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोस ना होती तो इसने कभी भी पाशा से सेल फोन नहीं लेना था। लेकिन कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोस के बाद वो सेल फोन इसके लिए निहायत कीमती हो गया था। जाने कितने गिले शिकवे थे जो इसकी तस्वीर से कर चुकी थी। दर्जनों तस्वीर में सिर्फ एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो हंस रहा था और वही तस्वीर इसकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर पर इसने वही तस्वीर लगा दी थी। अल्लाह पाक करे हमेशा यूं ही हंसते रहो। हजारों लाखों शिकवों के बावजूद बेईमान दिल से दुआएं ही निकल रही थी। असर की अजान इसके कानों में पड़ी और वो सेल फोन चार्जिंग पर लगाकर वजू करने चल दी। नमाज पढ़कर वो दो गले हाथ उठाने लगी थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आई माँ जी, दुआ मांगना व्याप्ति पर मौखर करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुंडी खोलते हुए इसकी जबान चल रही थी। इतनी देर लगा दी और फिर जो ही इसने दरवाजे का पट खोला, अचानक दो आदमी अंदर घुसे। कौन हो तुम? क्या बात है? वो घबराते हुए हकलाई। खामोश, एक आदमी ने इसे डांटते हुए इसके होठों पर हाथ रख दिया। इसने तड़प कर इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर नाजुक लड़की में इतनी हिम्मत मफकूद थी कि एक मर्द का मुकाबला कर पाती। दूसरे आदमी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जेब से टीका निकाल कर इसकी सुई बेदर्दी से तनावुश के बाजू में घोंप दी थी। वो ऊ करके दूसरों की गिरफ्त से खुद को आजाद कराने की कोशिश करती रही, मगर इससे कामयाबी नहीं हुई थी। टीका लग जाने के बाद भी इसने तनावुश पर अपनी गिरफ्त हल्की नहीं की थी। वो अपने साथी से पूछ रहा था, कितनी देर में असर शुरू हो जाएगा? बस 4-5 मिनट बाद। तनावुश की मुज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही थी। इसकी आंखों के सामने मंजर धुंधलाने लगे थे। वो अपनी सोच को भी मुर्तकिज नहीं कर पा रही थी। शायद इसकी यादाश्त खत्म हो गई थी। इसे वो माहौल, वो बदमाश, कबीर दादा की जुदाई और अपना हक तक भूलने लगा था, मगर वो मुकम्मल बेहोश नहीं हुई थी। बस इसे अपने आज़ाद पर इख्तियार नहीं रहा था। इसे शिद्दत से किसी सहारे की जरूरत थी। उसे फौरन गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो लहरा कर गिरने लगी थी कि टीका लगने वाला इसे थामते हुए शाकिर पर गुर्राया, बेवकूफ, बगैर सहारे के ये गिर जाएगी। सॉरी यार, इसने नदामत जाहिर की। तनावुश का सर किसी नए शराबी की तरह घूम रहा था। इसने खुद को थामने वाले के कंधे पर सर रख दिया। इसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कान उभर आई थी। चलो। वो तनावुश को थाम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। यूं लग रहा था जैसे वो किसी बीमार को सहारा देकर जा रहा हो। शाकिर ने जल्दी से उगवी का नशिश का दरवाजा खोला। वो तनावुश को आराम से उगवी सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि शाकिर तनावुश के साथ बैठकर इसे सहारा देने लगा। घर का दरवाजा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया था। गली में कोई खास आमदोरफ्त नहीं थी। जो एक दो राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने भी इनकी कार्रवाई को शक की नजरों से नहीं देखा था। शाकिर के साथी ने कार आगे बढ़ा दी। यार नहीं, ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और पुरकशिश नहीं है। शाकिर ने बेख्तियार तनावुश के हुस्न का सीधा पड़ा तो नईम ने उगवी शीशे पर नजर दौड़ाकर तंजिया अंदाज में पूछा। शाकिर नदीदेपन से बोला, बहती गंगा में अगर हम भी हाथ धो लें तो किसी का क्या बिगड़ेगा? नईम के लबों पर बेख्तियार गाली उभरी। उल्लू के पट्टे, जानते भी हो ये किसकी मंजूर नजर है? वो नईम की गाली को नजरअंदाज करता हुआ बोला, मेरी बला से यार, जब अगवा कर लिया तो इसके बाद बाकी क्या रह जाता है? बाकी ये रह जाता है खोते के सर के ये कबीर दादा की रखेल है। और अगर इसे भिनक भी पड़ गई कि हम दोनों ने इसकी रखेल के बारे में ऐसा सोचा भी तो यकीनन हमें कराची के किसी कोने में तो इस दरिंदे से पनाह नहीं मिलेगी। मगर तुमने पहले ये बात नहीं बताई। शाकिर खुद पर लदी जाने वाली तनावुश से एकदम दूर हो गया था। इससे पहले तो वो इसे किसी महबूबा की तरह संभाले बैठा था। नहीं हंसा। फिर तुमने मेरा साथ कब आना था? शाकिर मिनमिनाया, यार तुमने बहुत बड़े खतरे में हाथ डाल दिया। नईम ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, हम कम से कम वक्त में इसे मतलूबा मुकाम तक पहुंचाकर दरमियान से हट जाएंगे। फिर कबीर दादा जाने और इसकी चमक छल्लों को अगवा कराने वाले जाने। वैसे किसने इतनी जुर्रत का मुजाहिरा किया कि ऐसी लड़की पर हाथ डाल दिया?
वो भी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, फांसी हद छुट है। यार सांडों की लड़ाई में हम रगड़ जाएंगे। इतने बड़े बड़े गुंडों का नाम सुनकर शाकिर की हालत गैर होती जा रही थी। यार ठीक 15 से 20 मिनट बाद हम इस लड़की की एक कोठी में छोड़कर रुखसत हो जाएंगे। बाद में फांसी हाथ छुट जाने और कबीर दादा, हमें इंसानों की लड़ाई से कुछ नहीं लेना। कार तो थोड़ा सा तेज चलाओ ना। शाकिर इस अंदाज में तनाव से दूर हो रहा था जैसे वो छूत की मरीजा हो। ओ सोने दो ना, क्या कर रहे हो? तनावश ने कुमार आलूद आवाज में बड़बड़ाकर शाकिर के कंधे पर सर रख दिया, मगर इसकी आंखें खुली थी और होठों पर खूबसूरत मुस्कान छाई हुई थी। शाकिर ने पूछा, टीके का असर कितनी देर तक रहेगा? 3-4 घंटे बाद ही इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलेगी, मगर मदहोशी के दौरान इसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा इसे बाद में भी याद रहेगा। नईम ने तफसीली जवाब दिया था। बेड़ा गर्क। शाकिर एकदम कार के दरवाजे की तरफ सिमटा और तनावश सीट पर अड़ी तिरछी लेटी रही गई। इसकी तेजी देखते हुए नईम कहका लगाकर हंस पड़ा था। जलील आदमी, इसीलिए इस मुसीबत को संभालने का काम मेरे जिम्मे छोड़ दिया। हालांकि मैंने तुमसे अच्छा ड्राइव करता हूँ। तुम तो चस्के ना लो, इंसान के बच्चों की तरह इसे संभालो। नईम ने इसे लताड़ा। भाड़ में गया संभालना, सोने दो ना, नींद आ रही है, करीब आओ ना। तनावश मधोशी भरे अंदाज में बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद ही वो एक पोश इलाके में दाखिल हुई। एक छोटी सी मगर खूबसूरत और उम्दा तर्ज तामीर के नमूने पर बनाई गई कोठी के सामने नईम ने कार रोक दी। और के जवाब में एक चौकीदार ने बाहर झांका। नईम ने खिड़की से सर निकाल कर कहा, शकील साहब को कहे माल पहुँच गया है। चौकीदार बगैर कुछ कहे गायब हो गया। अगले ही लम्हे इसने दरवाजा खोल दिया था। यकीनन इसे पहले से हिदायत कर दी गई थी। नईम कार अंदर ले गया। अंदरूनी इमारत के सामने काली पत्तून और सफेद कमीज में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। नईम ने कार इसके साथ जाकर रोक दी। वही इसका मतलूबा आदमी शकील था। ले आए हो? इसने कार के रुकते ही नीचे झुककर उगवी निषेध की तरफ नजर दौड़ाई। जी सर, नईम खुशदिली से कहता हुआ नीचे उतर गया। बहुत खूब, शकील ने सराहने के अंदाज में सर हिलाया। अब इसे अंदर ले आओ। जी ठीक है। नईम ने कार का पिछला दरवाजा खोलकर तनावुल को बाजुओं से ताप कर नीचे उतारा और सहारा देकर कोठी के अंदर की जाने पड़ गया। शाकिर ने इसका हाथ बटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। इसके अंदर उठने वाली गलीज ख्वाहिशात कबीर दादा का नाम सुनते ही झाग की तरह बैठ गई थी। तनावुल की सूरत बकुल शायद ऐसी ही थी कि ऐन है देखने की चीज, इसे बार बार देख। मगर शाकिर के देखने की ख्वाहिश पर भी कबीर दादा की हैबत सवार थी। वो ऐसे ही पुररौब और हैबतनाक था। बड़े बड़े गुंडे इसका नाम सुनकर कांपने शुरू हो जाया करते थे। शाकिर गरीब तो किसी शुमार में ही नहीं था। नईम की तसल्ली देने के बावजूद अभी तक इसका दिल किसी अनजान खदशे से लरज रहा था। नईम शकील की रहनुमाई में तनावुश को लेकर एक खूबसूरत और पुरतईश ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। कमरे के बस में पड़े हुए जहाजी साइज के खूबसूरत गोल्ड पैड पर इसे लिटाकर वो शकील की तरफ मुतवज्जा हुआ। सर, हमारा काम पूरा हुआ। बिल्कुल, शकील ने दरमियानी नोटों की एक गड्डी इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, शायद ये कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं आपको कभी ख्वाब में भी नहीं देखा सर। नईम ने हंसते हुए इसे मुसाफिया किया और तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। शाकिर बड़ी बेताबी से इसका मुंतजिर था। शकील तेज कदमों से चलता हुआ तनावुश के करीब हो गया। कितनी हसीन और प्यारी हो तुम। वो इसके गालों पर हाथ फेरने लगा। तनावुश मदहोशी की कैफियत में पड़ी थी। होंठों पर तबस्सुम बिखेरते वो खलाम में तकती रही। अगर तुम इस दरिंदे की रखेल ना होती तो मैं कभी भी इस मौके को जाया ना करता। मगर सच कहूँ तो मुझे जान बहुत प्यारी है। तनावुश के सर से दुपट्टा उतारते हुए उसने खुद कलामी की। तनावुश के काले सिया बाल काले ही रंग के परांदे में जकड़े हुए थे। शकील बेसाख्ता बोला, जैसे इस परांदे की जरूरत नहीं कि इन बालों से खुद को आजाद करा पाए, यूं ही तुम्हें देखने वाला तुम्हारी सूरत के तहत से खुद आजाद नहीं करा सकता होगा। हकीकत में जितना सुना था तुम इससे भी कुछ ज्यादा ही प्यारी हो, और फांसी साहब अगर मरने से पहले तुम्हें हासिल कर लेता है तो यकीनन घाटे का सौदा नहीं है। ये कहते हुए इसके हाथ हरकत कर रहे थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता तनावुश के जिस्म से सारा लिबास अलहदा कर दिया। वो शर्मो हया वाली कभी गैर मर्दों के सामने सर के बाल खोलने पर तैयार नहीं होती थी। इस वक्त ऐसी हालत में पड़ी थी कि कपड़े का तान भी इसके बदन पर मौजूद नहीं था। अगर वो होश में होती तो यकीनन इस हालत पर मौत को तरजीह देती। शकील ज्यादा देर उखलो फर्ज से बेगाना करने वाला नजारे की ताब नहीं ला सका था।
इसे पूरा ने एक खूबसूरत पेंटीकोट इससे पहनाया और बेकाबू होते सांसों को संभालता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। शराब की 2 भरी बोतलें निकालकर इसने एक में से शीशे का आधा गिलास भरकर सुपाई पर रखा, थोड़ी सी शराब तनामोश के चेहरे पर छिड़काई और बाकिया की दोनों बोतलें बैतुल खला में जाकर खाली कर दी। खाली बोतलों को अधभरा गिलास के साथ सुपाई पर रखकर और बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे वो एसपी जमीर हुसैन को तनावुश के पहुंच जाने की बाबत इतला दे रहा था। बहुत खूब शकील साहब, एसपी तहसीन अमेज लहजे में बोला। फसीउद्दीन के वहाँ आते ही गायब हो जाना, इसके बाद तुम्हारा काम बस इतना रह जाएगा, कभी दादा का खैर ख्वाह बनते हुए इसे कॉल करना होगी और जब वो अपना काम कर गुजरे तो मुझे मुतला कर देना। बेझिझके इसे अपने बारे में बता देना। यकीनन कबीर दादा तुम्हारे इस काम से खुश होगा। कबीर दादा को खबरदार करने के बाद मुझे जरूर मुतला करना। बाकी फसीउद्दीन के खात्मे के बाद तैमूर अली गैंग का सरबरा और इसके दस्तराज तुम होगे। फिक्र न करो, तैमूर अली से मेरी बातचीत हो चुकी है। कबीर दादा भी तुम्हारी सिफारिश जरूर करेगा। शुक्रिया सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं जिगर, बाजी के साथ मेरा भी कोई उधार फंसा था, इसमें तुम्हारा फायदा नजर आया तो तुम्हें भी शामिल कर दिया। ये दुनिया का कानून है भाई के कुछ ले दे के उसूल पर काम चलता है और मेरे बदले लेने की ख्वाहिश में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें पहुंच रहा है। जरा सी मेहनत और कोशिश से तुम एसपी जमीर हुसैन और कबीर दादा जैसे आदमी पर एहसान करने वाले बन जाओगे। मैं तुम्हें कानून की गिरफ्त में आने से महफूज रखूंगा। तो कबीर दादा किसी गुंडे को तुम्हारी तरफ टेढ़ी निगाह से नहीं देखने देगा। इसके साथ हमारी तरफ से जो नकद इनाम मिलेगा वो बोनस में है। वो अक्लमंदी से बोला, सर मैं अच्छी तरह समझता हूँ और मैंने खूब सोच समझ कर ही आपका साथ देने का फैसला किया था। शाबाश, और मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना कि जुर्म की दुनिया में कोई भी काम करते वक्त हमेशा अपना फायदा नजर रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी अपनी जात है, इसके बाद किसी और का नंबर आता है, चाहे मेरे साथ ही क्यों ना वास्ता पड़े। एसपी ने चुकड़ी चुकड़ी बातों से इसे मजीद शेर दी। वो खुशामदाना लहजे में बोला, सर आप तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आइंदा ऐसी पागलों वाली बात ना करना बेवकूफ आदमी। पहले मैंने अपना फायदा सोचा, इसके बाद तुम्हारा नंबर आया है। तुम भी पहले अपना फायदा सोचना, हाँ इसके बाद अगर मेरे लिए कोई गुंजाइश कर सको तो मुझे भी इस काम में पीछे नहीं पाओगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर। खुदा हाफिज करके एसपी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। शकील खुद को फसीउद्दीन के गैंग का नंबर 2 बना देख रहा था। कबीर दादा की हमदर्दी हासिल करने के बाद तो मुमकिन ही नहीं था कि तैमूर अली या कोई दूसरा तीसरा इसकी राह में रुकावट डालता। वो दिल ही दिल में खुद को शाबाश देने लगा था कि एसपी जमीर हुसैन के मशवरे पर इस काम में हार डालने पर आमादा हो गया था। ठीक 8 बजे फसीउद्दीन को अपने खास आदमी शकील की कॉल मौसूल हुई। सर माल काफी देर का पहुंचा हुआ है और आज तो कशमाला बेगम ने बड़ी खास चीज भेजी है। अच्छा, फसीउद्दीन ने दिलचस्पी से पूछा, क्या पिछली दफा वाली से ज्यादा खूबसूरत है? शकील ने एसपी के सिखाए हुए अल्फाज दोहराए। सर आज तक ऐसी नहीं आई, खूबसूरत, पुरकशिश और कम उम्र, बस 2 छोटी छोटी खामियां हैं। एक बला की में नोश लगती है, जिस वक्त से पोछी एक बोतल खाली करके दूसरी को जुड़ी है, और दूसरा जरा बेबाक है, आते ही लिबास उतार कर फकत पेटीकोट में लेटी है, गोरे बदन पर काला पेटीकोट। यकीनन माने अगर आपका डर ना होता तो मुझसे जरूर कोई गुस्ताखी हो गई होती। हाँ हाँ हाँ, फसीउद्दीन ने बेहंगम कहका लगाया। अजीब बात कर रहे हो यार, कम सिन भी, बला की में नोश भी और बेबाक भी। बहरहाल मेरी नजर में ये खूबियां हैं और गुस्ताखी कैसी, कल तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शुक्रिया सर, खुशी हुई। और आप किस वक्त पहुंच रहे हैं? मैंने जरा काम से जाना है। फसीउद्दीन ने कहा, मैं बस तुम्हारी तरफ निकल ही रहा हूँ। आज मसरूफियत की वजह से थोड़ी देर हो गई थी, वरना वो 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाया करता था। मैं मुंतजिर हूँ सर। सुनकर इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। खूबसूरत, कम सिन और पुरकशिश के अल्फाज ने इसकी इश्तिहा बढ़ा दी थी। पहले भी कशमाला इसके पास कई गुजरी लड़कियां नहीं भेजा करती थी, मगर शकील ने कभी किसी की तारीफ नहीं की थी। आज तो इसने खुसूसी तौर पर लड़की की खूबसूरती का जिक्र किया था। एक बार तो इसका जी चाहा कि कशमाला से बात करके इसका शुक्रिया अदा कर दे, मगर फिर इसने ये काम इस लड़की से मुलाकात तक मौखर कर दिया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज रफ्तारी से मखसूस कोठी की तरफ उड़ी जा रही थी। शकील इसे दरवाजे के करीब ही मुंतजिर मिला था। सर आपके मुंह से इसकी तारीफ कल सुन लूंगा, इस वक्त इजाजत दें। ठीक है तुम जाओ। वो धड़कते दिल से मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया। इसके दोनों मुहाफिज चौकीदार के साथ ही रुक गए थे। कमरे का दरवाजा खोलते इसकी नजर पुरतईश बेड की तरफ उठी, जिस पर वो कातिला आलम में लेटी थी। आंखों में खुमार, होंठों पर मुस्कान, मुख्तसर पेटीकोट से छलकता संगमरमर सा शफाफ बदन।
एक दफा तो लरज कर रह गया था। क्या बात है कशमाला बेगम, तुम इनाम की हकदार ठहरी और तुम भी बेबी, कम से कम 1 साल तक तो तुम्हारी खिदमत मेरे हवाले ही रहेंगी। तनावश खुमार आलू नजरों से घूरती रह गई थी, शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ा गई हो। विस्की की 2 खाली बोतलों को देखते ही वो मुस्कुराया। पर हर 10-15 मिनट तक संभल सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मदहोशी में भी काबिल कबूल हो। इसका गाल थपथपाता हुआ वो गुस्लखाने में घुस गया। नहाते हुए वो बेसाख्ता गुनगुना रहा था। नहाकर वो हल्के फुल्के कपड़े पहनकर बाहर निकला। पुरहवस नजरों से तनावुस के खुशनुमा बदन को देखते हुए इसने घंटी बजाई। कोठे की सफाई और झाड़ पोंछ के लिए इसने मुस्तकिल मुलाजमा रखी हुई थी। वही इसे पीने से पहले ही इसकी आंखों में होशमंदी की चमक उभरना शुरू हो गई थी। शायद दवाई का असर खत्म होना शुरू हो गया था। खट्टे पानी ने इसके दिमाग पर छाए हुए खुमार को कम करने में और भी तेजी दिखाई थी। मुलाजमा के बर्तन समेट कर निकलने तक इसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। इसे यूं लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। बार बार सर को झटकते हुए वो नींद को भगाने की कोशिश में लग गई थी। दिन आखिरी गिलास मेदे में उंडेलकर मस्ती से लहराता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। शराब की बोतल से ज्यादा नशा तो इसे देखकर चढ़ रहा था। इसका हाथ थामते हुए वो साथ जुड़कर बैठ गया। यकीन नहीं आता कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। तुम आज तक कहाँ छुपी थी? आहिस्ता आहिस्ता शऊर की तरफ आती तनावुश को इसके हाथ का लफ्ज नागवार महसूस हुआ। इसने कमजोरी से अपना मुलायम हाथ इसके नीचे से चढ़ाने की कोशिश की। क्या हुआ जाने मन, इतना नाराज किस लिए? फसीउद्दीन ने एकदम इसे अपने होश में समेटा। छोड़ो मुझे। दोनों हाथ इसके छाती पर रखते हुए इसने फसीउद्दीन को दूर धकेला और इसकी कोशिश में एक जानिब गिर पड़ी। नशा नहीं उतरा मेरी जान। फसीउद्दीन इसकी हालत से लुत्फानंदोज होने लगा। दवाई का असर काफी हद तक उतर गया था। वो सीधी होकर फसीउद्दीन की तरफ तो मुतवज्जह हुई। मम, मैं कहाँ हूँ? इसके लहजे में वहशत उभरी थी। फसीउद्दीन ने कहका लगाया, अरे इतनी जल्दी भूल गई हो, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। कब कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे? वो बेख्तियार बेड के दूसरे कोने की तरफ खसकी और इसी वक्त इसकी नजर अपने जिस्म पर पड़ी। कपड़े, मेरे कपड़े! वो वहशतज़दा अंदाज में सिमटी। पहने तो हुए हैं। फसीउद्दीन ने इसके नाकाफी लिबास की जानिब इशारा किया। वो इसकी हालत से लुत्फ ले रहा था क्योंकि इसके तई वो नशे में थी। इसी वक्त तनावुश की नजर तकिए के साथ पड़े अपने लिबास पर पड़ी। इसने झपट कर कपड़े उठा लिए। जाने मन, अभी पहनने नहीं उतारने का वक्त है। फसीउद्दीन इसे पुचकारते हुए कपड़े इसके हाथ से लेने लगा। छोड़ो मेरे कपड़े, जलील कमीने! कौन हो तुम? छोड़ो! वो मुकम्मल होश में आ गई थी और खुद को इस हालत में देखकर आवाज बाख्ता हो रही थी। अरे तुम तो काट खाने को दौड़ रही हो। मेरे पास वक्त तो काफी है मगर इतना सब्र नहीं है कि तुम्हारे नशा खत्म होने का इंतजार करूं। इसने एकदम आगे बढ़कर इसे पकड़ने की कोशिश की मगर इसे धक्का देकर तनावुश बेड से नीचे उतर गई। तुमने जरूर वर्जिश करवानी है जाने मन। वो भी जारहाना अंदाज में बेड से उतर गया था। हाँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। तनावुश गिड़गिड़ाने लगी। परेशान क्यों होती हो जाने मन? कोई पहली बार तो नहीं है कि तुम्हें डर लगे। तुम्हारा तो कारोबार ही यही है। तनावुश एकदम दरवाजे की तरफ दौड़ी मगर फसीउद्दीन ने छलांग लगाकर इसे पकड़ लिया था। वो नहीं चाहता था कि इसके मुखालिफ वो तमाशा देखें। इसे धक्का देकर बेड पर गिराते हुए वो इसकी तरफ बढ़ा। शायद तुम्हें जबरदस्ती ही में भी मजा आता है, और हवस लहजे में कहते हुए वो इसकी तरफ बढ़ा। खुदा के लिए छोड़ दो। तनावुश ने इसके सामने हाथ बांध दिए थे और फिर फसीउद्दीन को बेनियाजी से अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई है, मैं हूँ ना। वो इसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर इसकी तरफ बढ़ता गया। कबीर, कबीर आ जाओ ना। इसके दिल ने शिद्दत से कबीर दादा को याद किया। तुमने वादा किया था ना मेरी हिफाजत का, कहाँ हो? आ जाओ ना। देखो मेरी खातिर नहीं, अपनी अना और जुबान की पासदारी के लिए आ जाओ। या अल्लाह पाक मेरे कबीर को मेरी हालत की खबर तो दे दे। या अल्लाह इसे मेरी निजात का वसीला बना कर भेज दे। या अल्लाह इसे बता दे तू कि इसके दुदकाने पर मैं किस तरह भेड़ियों के चुंगल में फंस गई हूँ। कहते ही मुश्किल घड़ी में अल्लाह पाक याद आता है और फिर वो शख्स याद आता है जिससे इंसान बहुत मोहब्बत करता हो। वो भी अल्लाह पाक से कबीर दादा को वहाँ लाने की दुआएं मांग रही थी और मनाजात के साथ इसकी हरकत भी नहीं रुकी थी। वो बेड की दूसरी जानिब उतर गई। फसीउद्दीन बेड से घूमकर इसकी तरफ बढ़ा और वो भागकर दूसरी जानिब घूम गई। वो होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, ओह तुम्हारा तो पता नहीं मगर मुझे चूहे बिल्ली के इस खेल में बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, सोने रसूल का वास्ता, मुझे जाने दो। इसने एक मरतबा फिर दुहाई दी। ये कहते हुए कोशिश करके फिर दरवाजे की तरफ जाने भागी। फसीउद्दीन ने 2 छलांगों में से जा लिया था। अब पकड़ी गई हो और खेल शुरू।
फसीउद्दीन ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़ा। छोड़ दो मुझे जलील कमीने, बचाओ बचाओ, मचल कर इससे जान छुड़ाने के साथ वो जबान से चीखना भी शुरू हो गई थी। मगर फसीउद्दीन का इस भाग दौड़ से दिल भर चुका था। मचलती हसीना को अपनी जानिब खींचते हुए मकरू लहजे में बोला, अब बस भी करो ना जाने मन, इतनी बेरुखियां भी अच्छी नहीं होती। तनाउश के गिड़गिड़ाने, चीखने, चिल्लाने और इसे बुरा भला कहने के वो मतलब परवाह नहीं कर रहा था। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफी दे दो। तनाउश ने दोनों हाथ इसके सामने बांध दिए थे। जाने मन, तुम छोड़ने की चीज तो नहीं हो, इसने पुरहवस लहजे में कहते हुए इसे अपनी जानिब खींचा। तनाउश ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली थी। इसकी बदबख्ती और बदनसीबी पर फसीउद्दीन की हवस की मोहर सख्त होने में कोई शुबा बकाया नहीं था। इसने सारा दिन ही घर पर गुजारा था। राहत खाला ने नाश्ते और दोपहर वगैरह के खाने की बाबत पूछा था, मगर इसने इनकार कर दिया था। कमर की अबतर हालत देखकर इसने सामान समेटने की कोशिश पर वो गुस्से और बेजारी भरे लहजे में बोला, राहत खाला रहने दो। साहब जी, इसने कुछ कहने के जेर लब खोलने चाहे, कह दिया ना। कतर कलामी करते हुए इसने राहत खाला को कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया और वो सर झुकाते हुए बाहर निकल गई। नहीं है जरूरत तरतीब की, ऐसी ही रहेगा मेरा कमरा, किसी को जरूरत नहीं मेरा ख्याल रखने की। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, सुन रही हो ना, मुझे तुमसे नफरत है, बेहद नफरत। मोबाइल स्क्रीन पर इसकी फोटो लाते हुए वो बेरब्त बातें मुंह से निकालता रहा। अब तुम्हारी कॉल बिल्कुल भी वसूल नहीं करूंगा, तुम्हारे कपड़े भी फेंक दूंगा। जीन्स की पतलून और फूलदार कमीज इसने अपने साथ बेड ही पर रखे हुए थी। तुम्हारी सारी तस्वीर अपने मोबाइल फोन से मिटा दूंगा। तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम कबीर अली खान है और लोग मुझे कबीर दादा कहते हैं। कबीर दादा को किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं। तनाउश की गुनगुनाती हंसी इसके कानों में गूंजी। हंस लो, मगर मैं तुम्हें भुला कर दिखाऊंगा। कबीर दादा ने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की, कबीर दादा हारना नहीं जानता। अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे दरवाजे पर मोहब्बत की भीख मांगने आऊंगा तो भूल ही है तुम्हारी। कबीर दादा को झुकना नहीं आता और तुम जैसी 2 टके की छोकरी के लिए मैं अपने मुकाम से नीचे नहीं आने का सोच भी सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दफा कर चुका हूँ। अगर तुम ना जाती तो 1-2 दिन में खुद तुम्हें ठोकर लगा देता। बस अफसोस इस बात का है कि मुझे पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था। इसके कान में तनावुश की सरगोशी गूंजी। लड़की भी हूँ, दोस्त भी हूँ, महबूबा भी हूँ और बीवी भी। इतने रिश्तों के होते हुए भी मुझे नजरअंदाज करते रहते हैं आप। खामोश, बंद करो बकवास। नहीं हो तुम मेरी दोस्त और तुम जैसी लड़की को मैं महबूबा बनाती है मेरी जूती। बड़ी आई कबीर दादा के दिल में जगह बनाने वाली। मोबाइल आंखों से दूर करते हुए इसने एक तरफ रखा और आंखें बंद कर दी। हंसी मुस्कुराती तनाव झट से इसकी आंखों के सामने आदम की। वो कुछ गुनगुना रही थी, शायद इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। कबीर दादा के सांस बोझल होने लगे। जाने कितने घंटों से वो सो नहीं सका था। नींद में वो इसके साथ अटकेलियां करती रही। वैसे ही शौकी और शरारत भरे अंदाज में वही मोहब्बत और चाहत और खुलूस से लबरीज रवैया। इससे तरह अपना आप इस पर निछावर करने के लिए तैयार, पहले की तरह इसका ख्याल रखने वाली। आँख खुलने पर इसे ख्वाबगाह में अंधेरा छाया नजर आया। जागते ही ख्वाब के खूबसूरत मनाजिर इसकी आंखों में घूम गए। कहाँ चली गई हो तनावुश, आ जाओ ना, मैं हारा और तुम जीती। बस कर दो, बर्दाश्त खत्म हो गई है। तुम बिन तुमसे दूर तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता। तुम जो कहोगी वही करूंगा। तुम कहती थी ना कि तुम्हें चंदा गुड़िया और जानू कहूँ, आ जाओ यही कहूंगा। तुम मेरी गोद में लेटना चाहती थी, कसम से पूरी रात गोद में लेकर बैठा रहूंगा। मेरे साथ शॉपिंग पर जाने की ख्वाहिश थी, जब भी कहोगी लेकर जाऊंगा। मेरे हाथ से निवलाने वाला खाने की ख्वाहिश थी, वादा करता हूँ पूरा खाना अपने हाथ से खिलाऊंगा। मेरी शराब नोशी की आदत बुरी लगती थी, आकर आजमा लो, तुम्हारे सामने कभी नहीं पीऊंगा। साहिल समंदर पर मेरे बाजुओं में समाकर सैर करना चाहती थी, मैं अब भी यही चाहता हूँ। एक मौका तो दे दो, तुम्हें उठाकर मीलों चलूंगा। जब कहोगी काम पर नहीं जाऊंगा, जब कहोगी होटल में जाकर खाना खाएंगे। तुम मेरा इतराफ सुनना चाहती थी, हर लम्हा इकरार करूंगा कि तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन प्यारी तरीन गुड़िया हो। न तुम जैसी कोई थी और ना होगी। आ जाओ ना गुड़िया, बस एक मौका दे दो, मैं सारी ज्यादतियों का अजाला कर दूंगा। तुम्हारे साथ बारिश में भी भीगूंगा, तो दोनों मिलकर चटनी और पकोड़े खाएंगे। पता नहीं कौन कौन से ख्याल इसके दिमाग में आ रहे थे। चंद लम्हे करवटें बदलने के बाद इसने बेड छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद वो ट्रैक सूट पहनकर जिम में दाखिल हुआ। 10-15 मिनट रस्सी कूद कर इसने जिस्म को गर्म किया और फिर पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाने लगा। मस्तीना धारों की सूरत में इसके चेहरे और गर्दन पर बह रहा था। मुसलसल आधा घंटा पंचिंग बैग की पिटाई करके इसने
ग्लव्स उतारे और गहरे सांस लेता हुआ जिम से बाहर निकल आया। अचानक इसका मोबाइल फोन बजने लगा। स्क्रीन पर उभरने वाला बगैर नाम का नंबर इसका दिल धड़का गया था। इसे लगा तनावुश का फोन है। दिल ही दिल में अपना मुकदमा लड़ने के तैयार होकर इसने कॉल वसूल करने वाला बटन दबा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं कबीर दादा से मुखातिब होने की साजिश हासिल कर रहा हूँ? नामानूस की आवाज ने इसके दिल में मायूसी भर दी थी। बोले, इसके लहजे में बेजारी थी। दादा, मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको बहुत बड़ा मोतकद हूँ। आप हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं। शुक्रिया, और मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, इसलिए इजाजत चाहूंगा। कॉल ना काटना दादा, बहुत जरूरी बात करना है। बोलो, इसने खौफजदा अंदाज में कहा। आपकी बीवी को फसीहुद्दीन ने अगवा कर लिया है और वो इस वक्त इसके अयाशी के अड्डे पर है। क्या? एकदम इसके खून की गर्दिश तेज हो गई थी। और तुम मेरी बीवी को कैसे जानते हो? वो तेज लहजे में तफसील बताता हुआ बोला, जानता हूँ दादा, शाहजी के घर में होने वाली तकरीब में मैंने भाभी को सुर्ख रंग का दुपट्टा लपेटे हुए देखा था। बदकिस्मती से मैं फसीहुद्दीन के अयाशी के अड्डे का इंचार्ज हूँ और अभी थोड़ी देर पहले दो आदमी इन्हें लेकर मेरे पास आए थे। वो बेहोश थी। इन्हें देखते ही मैं पहचान गया और अब कोठी से बाहर निकलकर आपको कॉल कर रहा हूँ। जल्दी आए दादा, भाभी की इज्जत खतरे में। फसीहुद्दीन इसके साथ अकेले कमरे में मौजूद है। मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि इसका मुकाबला कर सकूं। अगर ये झूठ हुआ तो दादा, ये तहकीकात का वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ आप डरने वाले नहीं है। मेरी गलत बयानी से शायद आपको इतना नुकसान ना हो, लेकिन मेरे सच्चे होने पर जैसा कि मैं हूँ, अगर आपने सराहत से इकदाम ना किया तो शायद सारी उम्र पछताते रहे। पता बताओ। इसके लहजे में आग सी तपिश थी। शकील ने फौरन मतलूबा कोठी का पता दोहराया। राब्ता मुनक़िता करते हुए बाहर की तरफ भागा। अजीम, अजीम, गाड़ियां निकालो। मुलाजमों के क्वार्टर्स की तरफ भागते हुए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इसके मुहाफिज इस हालत में थे, कमरों से निकल बाहर निकलते भागते चले आए थे। गाड़ियां निकालो, वक्त नहीं है, वो धाड़ा। इसके ड्राइवर शहजाद ने सराज से गिराज में खड़ी मर्सिडीज बाहर निकाली। इसके साथ वाली नशिस्त पर जगह संभालते हुए वो चिल्लाया, जल्दी जल्दी औरंगजेब कॉलोनी में जाना है। शहजाद ने हॉर्न पीटते हुए कार भगा दी। चौकीदार भी कबीर दादा के चिल्लाने की आवाज सुन चुका था। इसने दरवाजा खोलने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। इसके मुहाफिज और औरंगजेब कॉलोनी का नाम सुन चुके थे। वो फौरन अपनी जीपें निकालते हुए पीछे चल पड़े। तेज चलो, किसी इशारे पर रुकने की जरूरत नहीं, बस चलते जाओ। कबीर दादा के लहजे में शामिल गुस्सा और बेसब्री से शहजाद का दिल दहला जा रहा था। वो पूरी रफ्तार से मर्सिडीज को भगाया गया। इनके उकब में आने वाली जीप में इम्तियाज बड़े यकीन से दावा कर रहा था, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये नमाजन का मामला है। यार, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त वही घुसी होती है। बस ने से झड़का, छत लगा लो। इम्तियाज ने ललकारने हुए अंदाज में देर न लगाई। बाहर में जाओ, गुस्सा भरे लहजे में कहते हुए बख्श ने चुप साध ली थी। शहजाद बड़ी महारत से गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ मतलूबा सिम्त में रवाना था। शहजाद, तेज चलो। गहरा सांस लेता हुआ कबीर दादा निहायत गुस्से और बेचैनी में दिखाई देता था। इसे इतना परेशान शहजाद ने पहले कभी नहीं देखा। मुसलसल 20 मिनट तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए औरंगजेब कॉलोनी की कुशादा सड़क पर मुड़े। वहाँ रश कम था। शहजाद ने कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी थी। ब्लॉक नंबर 3, गली नंबर 2, मकान नंबर 25A। इसने मुकम्मल पता दोहराया। शहजाद ने ब्लॉक नंबर 3 की गली नंबर 2 में कार मोड़ दी। चौड़ी गली में चौथे नंबर पर इनका मतलूबा मकान था। इसे जो ही कार गेट के सामने जाकर रोकी, मुहाफिजों की जीपें भी इसके पीछे पहुंच गई थी। इसी वक्त अजीम पिछली जेब से बाहर निकलकर दौड़कर इसके करीब पहुंचा। वो अजीम की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये किसका मकान है? अजीम सराज से बोली, फसीहुद्दीन का। होशियार रहना, कहकर वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी वक्त जीरी खिड़की खोलकर चौकीदार बाहर निकल आया। जी साहब, इसने पूछने के लिए लब खोले, मगर इसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले कबीर दादा का बाजू घूम चुका था। कमपटी पर लगे मुक्का इसे सवाल और जवाब की दुनिया से बहुत दूर ले गया था। कबीर दादा फौरन अंदर दाखिल हुआ। सीमेंट की रवश पर इससे फसीहुद्दीन की कार खड़ी नजर आई थी और इसके साथ कुर्सियां डालकर इसके दोनों मुहाफिज बैठे थे। गाड़ियों के रुकने की आवाज सुन चुके थे और इस वक्त दरवाजे ही की जानिब मुतवज्जा थे। कबीर दादा को दंदनाते हुए अंदर दाखिल होते देखकर वो चेहरों पर हैरानी भरे तासरात सजाए खड़े हो गए थे। कबीर दादा, आप यूं कैसे? एकदम इसके करीब पहुंचने पर एक मुहाफिज से सवाल करना चाहा, मगर कबीर दादा के पास इस वक्त सवाल जवाब और वजाहतों का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। वह एकदम उछला। एक मुहाफिज की टोरी पर इसका दायां मुक्का और दूसरे की पसलियों में इसका घुटना जोरदार अंदाज में लगा। वो दोनों ऊह और हाय की मुख्तलिफ आवाजें निकालते हुए ढेर हो गए। वो इनका अंजाम देखने के लिए रुका नहीं था। इम्तियाज और बख्श इसके पीछे पीछे चलते आ रहे थे। अंदरूनी इमारत में दाखिल होते हुए ड्राइंग रूम से गुजर कर आगे बढ़ा। शायद मतलूबा कमरा ढूंढने में से थोड़ी देर लग जाती, मगर अचानक एक कमरे के अंदर से, खुदा के लिए छोड़ दो, मुझे जाने दो,
माफी दे दो की आवाज उभरी। तनाउश की आवाज वो कैसे न पहचानता। इसकी नस नस में बिजलियां भर गई थी। वो डरता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी वक्त इसके कानों में तनाउश की चीख गूंजी और दरवाजे को पांव की ठोकर से खोलता हुआ वो अंदर घुसता चला गया। अंदर के मंजर ने इसके गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया था। फसीहुद्दीन चीखती चिल्लाती तनाउश को खींचकर गले से लगाने की कोशिश कर रहा था। तनाउश इस वक्त नाकाफी लिबास में थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर फसी इस तरफ मुतवज्जा हुआ। कबीरजादा को देखते इसने तनाउश को छोड़ दिया था। अंदरूनी मंजर पर निगाह डालते ही इम्तियाज पार्टी दरवाजा बंद करके बाहर रुक गए थे। वो जानते थे कि फसीहुद्दीन जैसे 3-4 पर भी कबीरजादा भारी था और कबीरजादा की बीवी को नाकाफी लिबास में देखकर इनका अंदर दाखिल होने लाज़िमन मायूब था। कबीरजादा, तुम अपनी मौत क्यों नहीं कहते? इसके लहजे में शामिल तपिश ने फसीहुद्दीन को लड़ता दिया था। क्या हुआ? ये क्या बदतमीजी है? अभी तक इसकी समझ में कबीरजादा की आमद नहीं आई थी। तुमने बहुत बुरी मौत का इंतखाब कर लिया है। फसीहुद्दीन दांत पीसते हुए कबीरजादा का बाजू घूमा। जोरदार थप्पड़ ने फसीहुद्दीन को 2 गज दूर फर्श पर उछाल दिया था। तड़प कर उठते हुए इसने कबीरजादा पर हमला कर दिया। आखिर अपनी उर्फियत फांसी हद छूट कर सबूत तो इसने देना था और ये कोशिश इसे महंगी पड़ी थी। अपने सर को चंद इंच हरकत देकर कबीरजादा ने इसका वार हवा में उड़ाया। इससे पहले कि वो अपना हाथ पीछे खींच पाता, इसकी कलाई पर गिरफ्त जमाते हुए कबीरजादा ने इसे खींचकर दीवार पर दे मारा। अपने दोनों हाथ सामने देखकर फांसी ने अपना सर दीवार से लगने से बचाया, मगर इससे पहले कि वो पीछे मुड़ पाता कबीरजादा की जोरदार ठोकर इसके कंधों के बीच लगी। इस मर्तबा वो अपना सर दीवार से लगने से नहीं बचा सका। इसके माथे से बेख्तियार खून बहने लगा। धार मारते हुए वो पीछे मुड़ा और एक बार फिर कबीरजादा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मगर कबीरजादा इस वक्त छलावा बना हुआ था। अपनी जान हयात की बेहुरमती इससे कहाँ हजम हो सकती थी। फांसी के हमले को नाकाम बनाते हुए कबीरजादा ने इसका बाजू पकड़कर मरोड़ा। वो बेख्तियार उल्टा घूम गया था। इसकी पीठ पर दाएं लात टिकते हुए कबीरजादा ने इसके बाजू को पीछे खींचा। इस मरतबा फांसी हाथ छूट के मुंह से पहले से भी जोरदार चीख निकली थी। इसके दूसरे बाजू का जोड़ कंधे से निकल गया था। इसका जिस्म दर्द और तकलीफ की शिद्दत से मुसलसल कांप रहा था। कबीरजादा इसकी अजियत से बेपरवाह अपने काम में लगा हुआ था। इसके कानों में तो बस अपनी तनाउश की चीख और गड़गड़ाना ही गूंज रहा था। फांसी को गर्दन से पकड़कर इसने एक ही हाथ से ऊपर उठा लिया। इसके दोनों बाजू बेहंगम अंदाज में दाएं बाएं लटक रहे थे। कबीर, तो तुमने अच्छा नहीं किया। फांसी के होंठों से खरखराती आवाज निकली। जानते हो तुमने किसको छुआने की कोशिश की? कबीरजादा की इज्जत को। फसीहुद्दीन, तुम जीने का हक तो इसी वक्त खो चुके थे जब तुमने मेरी बीवी के बारे में गलत सोचा था, लेकिन तुम्हारी इतनी जुर्रत कि इसे इस हाल तक वो आए कि इसे बेलिबास कर दिया। ये कहते ही कबीरजादा ने दूसरे हाथ की 2 उंगलियां सीधी करके कड़ाते हुए एकदम फसीहुद्दीन की आंखों में घुसेड़ दी। इसके मुंह से खरखराती हुई चीखें बरामद हुई और कबीरजादा ने इसके गले पर दबाव बढ़ा दिया। इसके पांव जोर जोर से हिलने लगे थे और फिर वो साकित हो गया। चंद लम्हे पहले एक बेबस हवालज़दा की चीखों और आहोजारी से लज्जत कशीद करने वाला इबरतनाक अंजाम से 2-4 हो गया था। इसका सांस निकलते ही कबीरजादा ने इसे घुमाकर बैतुल खला के दरवाजे की तरफ उछाला। वो दरवाजा खोलता हुआ आधा बैतुल खला के अंदर और आधा बाहर पड़ा रह गया था। इसके मरते ही कबीरजादा के चेहरे के अज़लात एतदाल पजीर होने लगे थे। इसने सर घुमाकर देखा, तनावुश कपड़े पहन चुकी थी। कबीरजादा को देखते ही हर रुख, हर खौफ और हर डर के इसके दिल से रुखसत हो गया था। अल्लाह पाक ने इसकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्श दिया था। काश मैंने आपकी आमद के साथ आपके साथ की दुआ भी मांग ली होती। तनाउश के दिल में हसरत जागी। कबीरजादा को अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर इसने सर झुका लिया था। कबीरजादा की समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या बात करे। बस इसके अंदर एक शिकवा करती सोच उभर रही थी। देख लिया मुझसे दूर हो जाने का अंजाम। अकेली लड़की के साथ ये दरिंदे ऐसा सलूक करते हैं। मेरे लिए नहीं तो अपनी हिफाजत के लिए तो तुम मेरे साथ रह सकती थी। दूसरी जानिब तनाउश के दिल में शोर बपा। देख लिया खुद से दूर करने का अंजाम। कैसे बेइज्जत और ख्वार हो रही हूँ। एक जालिम ने कितना रुलाया और सताया है। अगर अपनी मुलाजमा बनाकर ही रख लेते तो कोई अपना गंदा हाथ तो मेरी जानिब ना बढ़ाता। चलो, वो मुख्तसरन कहता हुआ बाहर की जानिब मुड़ गया। इसके सामने आते ही वो खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था। इसका इरादा एकदम अपनी सास से बात करने का हो गया था। शायद वो जहाँ दीद औरत तनावुश की मुश्किलात को समझते हुए इसे कबीरजादा के साथ जाने पर मजबूर कर देती। तनावुश सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए इसके पीछे चल पड़ी। रह रहकर इसके होंठ कबीरजादा से बात करने के लिए रड़ते, मगर फिर वो रुक जाती। क्या मालूम वो इसे झड़क देता या दुत्कारते हुए दफा हो जाने का कहता। एक दफा वो पाशा की जबानी दुत्कारे जाने की आदत सह चुकी थी। अब वही बातें कबीरजादा की जबानी सुनकर यकीनन वो अपने आंसू न रोक पाती।
मगर इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो इससे बात नहीं करना वाली थी। दूसरे शहर जाने से पहले वो एक बार जरूर इससे मिलने का इरादा कर चुकी थी। इम्तियाज और बख्श बाहर दरवाजे ही पर खड़े थे। बाकिर और रुखसार फसीउद्दीन के बेहोश पड़े मुहाफिजों के साथ खड़े थे। असीम वहाँ मौजूद मुलाजमों से पूछगछ कर रहा था। कबीर दादा को बाहर निकलते देखकर वो मुलाजमों को छोड़कर जल्दी से कबीर दादा के पीछे चल पड़ा। इनका क्या करना है दादा? बाकिर ने फसीउद्दीन के मुहाफिजों की जानिब इशारा किया। छोड़ दो। कबीर दादा रुके बगैर आगे बढ़ गया। ड्राइवरों ने गाड़ियां मोड़ कर खड़ी की हुई थी। अजीम ने आगे बढ़कर रुकबी नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। कबीर दादा वहां बैठे बगैर दूसरी जानिब घूम गया। यकीनन इसने तनावुश के लिए खाली दरवाजा छोड़ा था। तनावुश खामोशी से अंदर घुसकर सर झुकाकर बैठ गई। कबीर दादा के बैठते ही अजीम ड्राइवर के साथ बैठा और शहजाद ने कार आगे बढ़ा दी। देख लिया क्या कहा था? इम्तियाज अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर बख्श को मुखातिब था। यार पता नहीं तुम्हें कैसे अंदाजा हो जाता है? बख्श ने खिसियाने अंदाज में सर हिलाया। इम्तियाज पर सफियाना लहजे में बोला, जिगर कबीर दादा इतना परेशान और बदहवास इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और इंसान की ऐसी हालत तब होती है जब इसकी इज्जत पर बनी हो। वैसे ये नमाजन हर वक्त किसी न किसी के हाथों में फंसी रहती है। बख्श भी इम्तियाज की तकलीद में तनावुश को नमाजन कहने लगा था। ये भी तो देखो कि इसे जिसने भी मेरे हाथ से छूने की कोशिश की वो इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ है। दिलावर शेख, खावर शेख और अब फांसी हाल छुट जैसा आदमी भी न बच पाया। बख्श ने कहा, वैसे फांसी की मौत पर काफी हंगामा खड़ा होगा। इम्तियाज से सर कबीर दादा ऐसे हंगामों को पाँव की ठोकरों पे उड़ा देता है। सही कहा। बात बख्श ने इसकी तायद में सर हिला दिया। कार के आगे बढ़ते ही अजीम ने पूछा, दादा कहाँ जाना है? कबीर दादा ने कहा, तनावुश के घर। तनावुश का दिल धक से रह गया था। इससे पहले इसके दिल में जरा सी उम्मीद बकाया थी कि शायद इसे ख्वाबों की जन्नत में जाने का मौका मिल जाए, मगर इसकी ये ख्वाहिश शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकी थी। तमाम अपनी अपनी सोचों में गुम थे। इससे पहले हमेशा तनावुश ना महसूस अंदाज में खसकते हुए कबीर दादा के साथ लग कर बैठ जाया करती थी। आज कबीर दादा का रुआ रुआ दस्ते दुआ बना इसकी कुर्बत का मुतमन्नी था, मगर वो सीट के दूसरे किनारे सर झुकाए बैठी थी। इसके वजूद से उठती हुई भीनी भीनी खुशबू कबीर दादा के दिल की हसरतों को बढ़ा रही थी। तनावुश के घर तक वो खामोश बैठे रहे थे। वो कोशिश के बावजूद इससे कोई बात नहीं कर सका था, ना वो चाहते हुए अपने दिल का हाल बयान कर सकी थी। तनावुश के घर के सामने कार रुकते ही वो नीचे उतरते हुए बोला, तुम लोग यहीं इंतजार करो। इसकी देखा देखी तनावुश भी नीचे उतर गई। दरवाजे के पट में झुरी देखते हुए वो दस्तक देने का इरादा तर्क करके दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर घुस गया। तनावुश भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गई, मगर इसे कबीर दादा के अपने घर में दाखिल होने और हैरानी जरूर हुई थी। शायद अम्मी जान को मेरी शिकायत करने जा रहा हो, ऐसे सोचा, मगर इसके साथ ही इसे ख्याल आया कि आखिर क्या शिकायत करेगा। मैं कोई अपनी मर्जी तो वहाँ नहीं गई थी, वो मुझे अगवा करके ले गए थे, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। जहन के घोड़े दौड़ाते हुए वो इसके पीछे चलती रही। बुशरा कमरे में ही घुसी थी। जो ही कबीर दादा तनावुश को लिए गला खंगारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। परेशानी से सर पकड़े बैठी बुशरा खुशी से चीखते हुए बेटी की तरफ बढ़ी। तुम कहाँ थी मेरी जान? वो माँ के साथ लिपट कर खामोशी से आंसू बहाने लगी। इतना करीब आकर इसका महबूब फिर वापस लौटने वाला था। कबीर दादा ने भी बुशरा की बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि तनावुश के अगवा की बाबत जानकर वो परेशान हो जाए। बुशरा बेटी को तसल्ली भरे चंद अल्फाज कहकर कबीर दादा की तरफ मुतवज्जह हुई। तो इसे आप ले गए थे? कबीर दादा की खामोशी को इस बात में जानते हुए इसकी बात जारी रही। मगर क्यों? आपने तो इसे धुतकार दिया था, फिर साथ ले जाने का ख्याल कैसे आया? जिस लड़की को आप घर नहीं रख सकते, इसके साथ अयाशी करने और इसकी मासूमियत से फायदा उठाने की इजाजत आपको किसने दी है? क्या इसीलिए हमारी मदद की थी कि इसके बाद हमारा तमाशा बना दो? आपसे तो दिलावर शेख ही बेहतर था, जो मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता था। माँ जी नहीं। तनावुश ने तड़प कर माँ को रोकना चाहा, जबकि कबीर दादा शश दर खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। वो सारी बातें इसके सर से काफी ऊपर गुजर रही थी। तुम खामोश रहो। बेटी को झड़क कर वो कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा हो गई। आप भरे मजमे में निकाह पढ़वा कर मेरी चांद सी मासूम बेटी को दुल्हन बना कर ले गए और 4 दिन किसी घाट की तरह से नोच खसोट कर धुतकार दिया। क्या आपके ऑफर किए हुए रुपए मेरी बेटी के दुख दर्द का दरमान हो सकते हैं? जानते हो वो मासूम 2 दिन से कैसे तड़प रही है, कैसे कैसे गिड़गिड़ा रही है। आपके पास जाकर मिन्नत करूं कि मेरी बेटी को बीवी नहीं मुलाजमा ही बनाकर रख लो। तनख्वाह भी नहीं लेगी, किसी हक का मुतालबा नहीं करेगी, बस इसे खुद से दूर ना करो। क्या जवाब देती अपने जिगर के टुकड़े को? कैसे बहलाती, कैसे तसल्ली देती, जबकि किसी मोहब्बत करने वाले के दिल को तसल्ली तो
इसके महबूब का साथ ही दे सकता है ना। और यहाँ मामला एक बड़े आदमी का था जिसे ना तो लड़कियों की कमी हो ना किसी पर खुलूस मोहब्बत से गर्ज। बुशरा सांस लेने को रुकी और फिर इसकी बात जारी रही। अगर आप ये जानते हैं कि चंद टके देकर मेरी बेटी के दुखों का मदावा कर देंगे या कोई गाड़ी बंगला देकर हमारी झोलियों खुशियों से भर देंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। हम गरीब जरूर हैं मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, खासकर हराम की दौलत का 1 रुपया नहीं चाहिए हमें। और अब गुजारिश है कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, इसे अपने दुखों और गमों के साथ रहने दो। जितनी अयाशी करना थी आपने कर ली, मेरी बेटी ने पूरा मुआवजा अदा कर दिया है। उम्मीद है मेरी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए आइंदा आप यहाँ नजर नहीं आएंगे। अम्मी जान तनावुश दुख भरे लहजे में चीख पड़ी थी, बकवास बंद करो वरना अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। बुशरा को सख्त गुस्सा आया हुआ था। ये बेहयाई और बेगैरती नहीं तो क्या है। 2 दिन पहले घर से निकाला, आज दिल चाहा तो फिर उठा कर ले गया और चंद घंटों बाद दोबारा वापस छोड़ने आ गया। क्या तवाइफ हो तुम, ये इतनी बेगैरत हो गई हो कि जिसे अपनी इज्जत हया और शर्म का कोई पास नहीं। मुझे बात करने की इजाजत है खाला। बुशरा के होंठों की हरकत रुकते ही इसने धीमे लहजे में पूछा, आपको बात करने को कौन रोक सकता है साहब जी। बाकी आपने जो फलसफा बयान करना है वो मुझे पहले से मालूम है। हर जोर आवर का आखिरी फैसला यही होता है कि मुस्तनद है इसका फरमाया हुआ। खाला जान अब मुझे इल्जाम दिए जाएंगी या अपनी बेटी से कुछ पूछने की जहमत भी करेंगी। आपको हराम का 1 रुपया नहीं चाहिए और आपकी बेटी मेरी तिजोरी से करोड़ों रुपए निकाल के लाई हुई है। आपको मेरी मुलाजमा बनकर रहने का कहने वाली खुद को कोठी और कार मिलने की खुशी में मुझे ठोकर मार कर आई है। इसे ऐशो आराम की जिंदगी दरकार थी, कबीर का साथ नहीं। और फिर इतनी जुर्रत भी मफूज है कि मेरा सामना कर सके। जहाँ तक आज इसे साथ ले जाने की बात है, खुद आपको बता दी कि किसे अगवा किया गया था। मैं तो बस बर वक्त इसकी जान बचाने पहुंचा और वहीं से सीधा यहाँ ले आया। आप ठीक नहीं कह रहे हैं, आंखों में हैरानी भरे तनावुश गुरूरी लहजे में बोली। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कबीर दादा इस पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाएगा। मैं अल्लाह पाक की कसम खाती हूँ, मैंने आपकी तिजोरी को एक बार भी खोल कर नहीं देखा और मैंने अपने कानों से सुना है जब आप पाशा भाई को कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर मुझसे आपकी जान छुड़वा दें। इसी वजह से पाशा भाई ने खोटी वगैरह की बात की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। आप अभी पाशा भाई से तस्दीक कर सकते हैं, इसकी सियाह आंखें आबशार बन गई थी। इसका मासूम सीधा और सच्चा लहजा ऐसा नहीं था जो कबीर दादा के दिल पर असर ना करता। ये मुमकिन ही नहीं था कि पाशा इसे गलत बयानी करता या इसकी तजुर्बे से पैसा निकालता। फिर वो खुद अपने कानों से तनावुश के अल्फाज सुन चुका था। ये सारी उलझन पाशा ही दूर कर सकता था। या तो तनावुश ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश को माँ से छुपा कर कोई खेल खेल रही थी या पाशा कोई डंडी मार रहा था। तनावुश का लहजा और अंदाज ऐसा नहीं था कि उसे झूठा समझ सकता। पाशा से असल बात मालूम करने की ख्वाहिश में वो तनावुश की बात का जवाब दिए बगैर एक झटके से पीछे मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से निकल गया। तनावुश तेज सिसकी भरती हुई माँ से लिपट गई। चले गए हैं ना, अब कभी नहीं लौटेंगे। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं आएंगे। वो मुझे मुलाजमा रखने पर भी राजी नहीं है माँ जी। इनके नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो तो बस अपनी आना और अपनी जबान की पासदारी में मेरी इज्जत बचाने आए थे, क्योंकि मुझे किसी दूसरे के हाथों नुकसान पहुँचने पर इनकी नाक कट जाती। वो अपनी ऊंची नाक बचाने के लिए मुझ पर एहसान करने चले आए। चुप कर जब मेरी जान, इतना नहीं रोते। बुशरा से अपने साथ निपटा कर तसल्ली देने लगी, मगर दिल बेईमान तसल्लियों से कहाँ माना करता है। अम्मी जान, आपको इतने सख्त अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। पहले मुझसे पूछ तो लेती मैं इनके साथ किस मकसद से थी। वो तो मुझे बचाने आए थे, एक गलीज बदकिरदार दरिंदे के चुंगल से मुझे छुड़ाने आए थे। आपकी बेटी की तरफ बढ़ने वाला गंदा हाथ काटने आए थे। आपकी बेटी की तरफ उठने वाली मेली आंखों को फोड़ने आए थे और आपने इनकी बेइज्जती कर दी। जानती नहीं आपकी बेटी कितनी बदनसीब, सब्ज कदम और जन्म जली है। पैदाइश के साथ ऐसी पेचीदगियां लाई कि आप दोबारा माँ ही न बन सकी। बाबा कहना सीखा तो प्यार करने वाले अब्बू जान मुंह मोड़ गए। जवान हुई तो प्यार से भैया रूठ गए और शादी के 1 हफ्ते बाद माँ के दरवाजे पर आ बैठी। वो सिसकियां भरते, कभी कभी दादा की शिकायत करती, कभी माँ को गिला करती लगती और कभी बदनसीबी का रोना रोने लगती। बुशरा बीबी भी आंखों में पैदा होने वाली नमी को रोक के इसे मुसलसल पुचकार कर तसल्लियां दे रही थी। माँ जी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हिचकियां भरते हुए इसे बेसाख्ता पूछा। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।